अब हम लोग पहला क्वेश्चन लगाते हैं। आधार त्रिज्या 7 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी वाले लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कह रहा है कि त्रिज्या आपका 7 सेमी है, ऊंचाई 20 सेमी है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आकार कैसा है, आपका लंबवृत्तीय बेलन है। तो ये हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई 20 हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस एच, यही तो होता है। आर हमारी त्रिज्या, एच हमारा ऊंचाई, पाई बराबर 22/7। आइए अब इसी पे मान रखते हैं। पाई बराबर क्या होता है, 22/7 होता है। आर बराबर क्या होता है, 7 होता है। 7 है, इसमें 7 रख दिए, ब्रैकेट में आर प्लस ऊंचाई कितना है 20, तो 20 रख दिए। 7 से 7 कट गया, 22 दूना कितना होता है 44, और फिर 20 और 7 कितना होता है 27 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को गुणा करेंगे 44 और 27 में। 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 2 30। अब 44 दूना कितना होता है 88, 8 का 8, 8 के 8, 8 3 11, तो हमारा कितना निकल के आया 11,188 वर्ग सेमी। इस बेलन का क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 सेमी ऊंचे और 5 सेमी आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा। ऊंचाई कह रहा है 21 सेमी है, त्रिज्या आपकी कह रहा है 5 सेमी है, आपको आयतन बताना है। तो आइए हम लोग लंबवृत्तीय एक बेलन बनाते हैं। जैसे चित्र विधि से थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए थोड़ा बना देता हूँ। ये आपकी यहाँ से क्या निकल के आई, ये त्रिज्या है, ऊंचाई कितनी है भाई 21 सेमी। अब कह रहा है कि इसका आयतन बताइए। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान होता है 22/7। आर का मान क्या दिया है, 5 दिया है। 5 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 21 कितना है, ऊंचाई है 21, तो 21 रख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 25, अब 25 से कम, 25 का 5, 25 दूना 50 और 2 52, तो 525। यहाँ पे आप इसका 22/7 मान न रख के डायरेक्ट आप लोग क्या रखिए, पाई रखिए, ठीक है। तो 525 पाई वर्ग, वर्ग नहीं घन सेमी, आपका क्या लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकल के आया है। क्योंकि जो उसमें मान दिया था, ऑप्शन में ही दिया था पाई वाला, इसलिए हम लोग पाई को मान रख देंगे। अगर मान लीजिए अगर वो पॉइंट में दिया है ऑप्शन, तो अब इसको काटना भी पड़ेगा। तो फिर आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं चलेंगे, लाइए एक बार इसको हम लोग पाई न रख के, पाई का मान रख के हल करके देख लेते हैं। तो 7 कम 7, 7 त्रिक 21। अब इसको गुणा करेंगे, 50 25, 25 दूना कितना होता है 50 का 0, 25 दूना 50 और 5 55, और उधर 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे। 3 जीरो ही हम 0, 3 पचे 15 का 5, और 3 पचे 15 1 16, तो 1650 घन सेमी हमारा क्या हो जाएगा, इस बेलन का आयतन हो जाएगा। या तो पाई में मान रख लीजिए या तो बिना पाई का रख लीजिए, वो तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के दो कोण 55 डिग्री तथा 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताइए। अब एक त्रिभुज है, त्रिभुज में आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना रहता है। एक कोण हमारा क्या है 55 डिग्री है, एक कोण आपका 45 डिग्री है, और एक कोण कितना है वो आपको बताना है। तो हमको पता है कि तीनों कोण का योग कितना रहता है 180 डिग्री रहता है। तो एक 55 है, दूसरा 45 है, तीसरा हमको नहीं पता है, उसी को हमको ज्ञात करना है। तो 55 और 45 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये वाला नहीं पता है 180। अब 180 और 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 80। तो तीसरा कोण का मान कितना निकल के आया 80 निकल गया है। इसी तरह मान लीजिए कैसे पता करें कि ये 3 भुजा वाला है, तो इसका अंदर का कोणों का योग कितना रहता है। तो उसका भी फार्मूला होता है n-2 गुणे 180 होता है, ठीक है। भुजाओं की संख्या कितना है 3 है, तो 3 रख दिए, -2 आप फार्मूले में है, और गुणे 180। 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, और 180, अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 180। तो 3 भुजों वाला त्रिभुजों के कोणों का योग कितना रहता है 180 डिग्री रहता है, जो कि ये है। इसी तरह अगर मान लीजिए 10 भुजा दिया है, तो n की जगह हम क्या रखेंगे 10 रख देंगे, तो हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार आंसर इसका कितना आया 80 डिग्री आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 51 से 100 तक सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग बताइए। कह रहे 51 से 100 तक के बीच में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है उसका योग बताना है। तो आपको पता है कि 51, 52, 53, 53 हमारा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और इसके बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 97 है। अभाज्य का मतलब वही होता है जो खुद से या एक से कटे, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4 है तो 4 किसी से कटेगा, या तो एक से कटेगा या तो 4 से कटेगा। अगर इन्हीं दो से कटता तो यह अभाज्य रहता, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या हमारा नहीं है। इसी तरह देखते हैं 5, 5 या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, और किसी संख्या से नहीं कटेगा तो नहीं कट रहा है, तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। खुद से या तो 1 से कटे तो वह अभाज्य है, और खुद से या तो 1 से या तो और किसी संख्या से कट जाए तो वह हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो इन दोनों का योग पूछा है तो हम इन दोनों का योग ज्ञात कर लेंगे। 7 3 10 का 0 होता है, और 9 5 14 कितना होता है, 9 5 14 1 15। तो इन दोनों का योग कितना निकल के आया, 150, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताइए। समचतुर्भुज के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्षेत्रफल पे जाइए, उस पर लिंक मिल जाएगा। उस पर मैंने बाकायदे से बताया है कि चतुर्भुज में कौन कौन सा रहता है, जैसे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समलंब, सबके बारे में अच्छे से बताया है और फार्मूला सहित बताया है। तो आइए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब वो होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं, लेकिन ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती हैं। अगर ये 90 डिग्री का कोण बना दे तो ये वर्ग हो जाएंगी, तो इसे ही समचतुर्भुज कहते हैं। और ये हमारा विकर्ण होता है। अब विकर्ण में यहाँ पे जो काटता है जहाँ पे वो 90 डिग्री का कोण होता है, विकर्ण का ये आधा आधा काटता है। बात समझ में आ रहा है। अगर ये 10 विकर्ण है तो ये आधा का कहाँ कहाँ काटेगा, 5 5 पे काटेगा, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि इतना वर्ग 216 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, एक विकर्ण 24 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा विकर्ण पहले ज्ञात करेंगे। दूसरा विकर्ण ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है इसका, जैसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज का फार्मूला 1/2 d1 इंटू d2 होता है। d1 इंटू d2 का मतलब क्या है, ये एक पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, तो 1/2 d1 क्या है हमारा 24 है, तो हम लोग यहाँ 24 रख देंगे। d2 मतलब दूसरा विकर्ण हमको नहीं पता है तो नहीं रखेंगे। और इसका क्षेत्रफल का कितना है 216। आप हल करेंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, 12 से काटेंगे 12 1 कम 12, 9 बचा 12 9 या 12 8 96। तो दूसरा विकर्ण निकल के आया हमारा क्या 18 निकल के आया। तो अब आपको पता है कि अगर पहला विकर्ण काटेगा, मान लीजिए 24 है तो कितने पे काटेगा, ये 12 पे काटेगा, भाई 12 इधर होगा तो 12 इधर होगा। और दूसरा विकर्ण 18 निकल के आया है तो इधर 9 होगा, इधर 9 हो गया। अब इसमें आप अगर देखेंगे इस टुकड़े को अगर निकालेंगे तो ये 12 हो गया और एक 9 हो गया, अब बीच में 90 डिग्री का कोण हो गया। तो कर्ण निकालने के लिए क्या फार्मूला लगता है भाई, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण का होल स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस पर में है। अब 144 हो गया, ये 9 9 81 हो गया, जोड़ेंगे 225 हो गया, और इधर वर्ग है तो इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कर्ण बराबर 15 हो गया, ये 15 निकल के आया। अब इस टुकड़े को मैंने यहाँ से निकाला है तो ये आपका नीचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अब समचतुर्भुज की भुजा क्या निकल के आई 15 निकल के आई, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 के पहले 12 के गुणजों का औसत बताइए। कह रहा है कि 11 पहाड़ा के 12 गुणजों का हम लोग को औसत निकालना है। जैसे कि अगर कहने का मतलब हमारा ये है कि 11 एक कम 11, पहला गुणज ये हो गया, दूसरा गुणज क्या हो गया 11 दूनी 22, फिर तीसरा गुणज क्या हो गया 11 गुणे 3, फिर चौथा गुणज क्या हो गया 11 गुणे 4, ये कहाँ तक चलेगा 11 गुणे 12 तक चलेगा। अब इनका औसत निकालना है। औसत का मतलब क्या होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कितनी संख्या है, यहाँ से लगा के यहाँ तक कितनी संख्या है 12 संख्या है, तो 12 से भाग देंगे। अब एक तो ये हो गया कि इनको गुणा करिए और सबको जोड़ के आप 12 से भाग दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसमें 11 आप कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिए तो बीच में क्या बचा 1 2 3 4
5 और ये कहाँ तक बचा, 12 तक बचा, और नीचे क्या है आपका 12 है। अब इसको पता है कि अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1। यही तो प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला, योग का फार्मूला होता है। तो आइए इसको लगाते हैं, 11/12 इसको अलग कर लीजिए, इसका फार्मूला लगाते हैं। तो कितनी संख्या है, 12 संख्या है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 12, अब प्लस 12 + 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 12 से 12 कट गया, अब गुणा कर लेते हैं, 13 कम 13 3 और 13 कम 13 1 14। तो हमारा कितना निकल के आया औसत, 143 निकल के आया, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4 कासेस स्क्वायर थीटा माइनस 4 काट स्क्वायर थीटा। देखिए त्रिकोणमिति के सवाल आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही आसान आ रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा मेहनत किए होते हैं तो आराम से इसको लगा सकते हैं। देखिए अब इसमें देखिए कॉसेस है और ये भी कॉसेस है, ये प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। 2 और 4 कितना होता है 6 होता है, तो 6 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये देखिए कॉट है, ये भी कॉट है, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, लेकिन चिन्ह हमारा किसका लगता है, माइनस का ही लगता है। तो 6 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, ये हो गया। अब इसमें 6 कॉमन लेने वाला है, तो 6 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया। अब एक फार्मूला आप लोग, 3 फार्मूला आप लोग देखे होंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि बहुत ही त्रिकोणमिति में यूजफुल होता है। और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। इतना बात समझ में आया। अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, ये वाला फार्मूला हमारा यूज हुआ है। तो इसमें क्या किया है कि 1 को यहाँ पे रोक के काट को उधर ले गया है, ठीक है। तो काट को जब उधर ले गया है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो हो जाएगा। तो इतना का मान हमारा क्या है 1 है, तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो 6 गुणे 1, तो 6 कम 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया 6 निकल के आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग के सामने है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। अगर आपको सरलीकरण नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे सरलीकरण के आगे लिंक दिया है, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। तो सरलीकरण में हम लोग सबसे पहले क्या लगाते हैं, कौन सा फार्मूला कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बार यूज करते हैं, बार का पहले प्रयोग हल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग का यूज करते हैं, उसके बाद फिर भाग का हल करते हैं, फिर उसके बाद गुणा हल करते हैं, उसके बाद प्लस हल करते हैं, उसके बाद माइनस हल करते हैं। इतना बात आपको समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में जाएंगे, पहले तो हम लोग का हल करेंगे। भाई बार तो इस पे नहीं दिया, बार का मतलब क्या होता है, जैसे 8 - 5 - 3 दिया है, अगर इस पे ऊपर बार दे दिया है तो सबसे पहले हम लोग को इतना हल करना रहता है। लेकिन जहाँ यहाँ पे बार तो दिया नहीं, तो हम लोग पहले का हल करेंगे। तो का कहाँ है, यहाँ पे एक का है और एक यहाँ पे का है, ठीक है। तो 20 भागे 5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, गुणे 9 भागे 6 गुणे 6 - 3 ब्रैकेट में माइनस 10 भागे, अब 20 दूना कितना होता है 40, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख दिए 40 रख दिए। यहाँ पे जैसे कि हमने ब्रैकेट नहीं बंद किया था, ये ब्रैकेट यहाँ बंद है। अब हल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई, का को हल कर ली, अब हम लोग भाग को हल करेंगे। तो भाग ये है, तो ये 20 ऊपर हो जाएगा, इसको गुणे में चेंज करने के लिए पलट देते हैं, गुणे 9, ये भाग है तो गुणा में चेंज करने के लिए इसको पलटेंगे। अब ये ब्रैकेट में है तो इसको हल कर लीजिए, 6 में से 3 गया। अगर ब्रैकेट में नहीं होता तो इसको हल नहीं किए होते, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट हल करते हैं। 6 में से 3 गया तो 3 हो गया। अब ये ब्रैकेट बंद हो गया, और 10 है और नीचे क्या है 40, तो हम लोग यहाँ पे 40 लग दिए। क्योंकि भाग को हम गुणा में चेंज कर रहे हैं तो इसको हम लोग पलट देंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा हल करेंगे। तो पहले इसको काट लीजिए, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ठीक है। अब ये देखिए सब और गुणा है, तो 9 एक कम हमारा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। और यहाँ पे काट लेंगे, 0 से 0 कट गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे 4 बचा। अब हर क्या है बराबर है, तो हम नीचे हर 4 रख देंगे, और 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8 हो गया। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। हमारा आंसर क्या निकल के आया 2 निकल के आया। तो हमने सीखा पहले बार नहीं, पहले हम लोग ब्रैकेट हल करते हैं। ब्रैकेट मतलब छोटा, फिर मझला, अब मझला के बाद फिर बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं, उसके बाद बार हल करते हैं, बार के बाद का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। बात समझ में आ रहा है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह रहेगा उसको हल करेंगे, उसके बाद जाके ये इधर से हल
होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 2 निकल के आया।